विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने लक्ष्मण और परशुराम संवाद पद्य के बारे में अध्ययन किया था। आज हम चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती के पद्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक है त्रिलोचन। काव्य को पढ़ने से पहले कवि के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि त्रिलोचन का जन्म सन 1917 में हुआ था और मृत्यु सन 2007 में हुई थी। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि त्रिलोचन का जन्म चिरानीपट्टी, कटधरापट्टी जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम वासुदेव सी था। उन्होंने, ये प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है एक वाक्य में भी, कि त्रिलोचन का मूल नाम क्या था, तो वह है वासुदेव सी। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए की एवं लाहौर से संस्कृत की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने उर्दू एवं हिंदी कुछ का संपादन भी किया था। गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन आदि उनके चर्चित कविता संग्रह हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शला का सम्मान आदि, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। यहाँ संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गांव की अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया गया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति के प्रामाणिक चित्र हैं। चंपा छोटी और नटखट लड़की है। कवि उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसने शिक्षा की अहमियत को समझ लिया है। चंपा के माध्यम से कवि ने गाँवों की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का निरूपण किया है, जिनके पति पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन के लिए प्रदेश चले जाते हैं। अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं ही चिट्ठी पत्री लिखकर उनके पास भेज नहीं सकती। यह कविता स्त्री शिक्षा पर भी भार देती है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, यह आज की समग्र ग्रामीण नारी चेतना का प्रतीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम कविता को बार बारी से पढ़ेंगे और उनके अर्थ को जानेंगे। कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, अक्षर यानी अक्षर, और चिन्हती यानी कि पहचानना। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती हैं खड़ी खड़ी, चुपचाप सुना करती हैं। उसे बड़ा अचरज होता है, अचरज यानी कि उसे आश्चर्य होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ईश्वर, यानी कि जो किताब में दिखाई देते हैं काले काले अक्षर, यानी कि उसे वो चिन्ह के रूप में देखती है और कहती कि उनसे इस तरीके का स्वर कैसे निकलता है। अर्थात वो कहती हैं कि कवि जो है वो कहते हैं कि चंपा काले अक्षरों को नहीं जानती, उसे नहीं पहचानती। जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो वहाँ आकर वो चुपचाप उसको सुना करती है और सुनने के बाद उसे बड़ा अचरज होता है, यानी कि आश्चर्य होता है। वो ये सोचने में पड़ जाती हैं कि ऐसे काले काले चिन्हों से इस तरीके का स्वर कैसे निकलता है। आगे लेखक कहते हैं कि चंपा सुंदर की लड़की है, यानी कि चंपा के पिता का नाम सुंदर है। सुंदर ग्वाला है और वो मूल ग्वाला है, गाय भैंस रखता है और वह गाय भैंस भी रखता है। चंपा चौपायों को लेकर, यानी कि चार पायों वाले, यानी कि गाय भैंस भेड़ बकरियाँ, यानी कि चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने के लिए जाती है। चरवाही यानी कि चराने के लिए, पशुओं को चराने का जो काम करते हैं उसे चरवाही कहा जाता है। तो वो चरवाने के लिए पशुओं को लेकर जाती है। चंपा अच्छी है, संचल भी है, यानी कि चुलबुली भी है, साथ ही साथ में नटखटी भी है। कभी कभी वो शरारतें भी कर लेती हैं। तो चंपा के पिता का नाम सुंदर था। वह एक ग्वाला था, गाय भैंसों को रखता था
तो इसी कारण चंपा जो है उन गाय भैंसों को लेकर वो चरवाने के लिए जाती हैं। वो चंचल भी थी और नटखट भी है और सुंदर भी है। कभी कभी उद्यम भी करती हैं, यानी कि कभी कभी उपद्रव भी पैदा कर देती हैं, यानी कि उत्पाद भी पैदा करती हैं। कभी कभी वह कलम छिपा देती हैं चंपा, कभी कभी लेखक की कलम जो है उसे छिपा देती हैं। जैसे तैसे कर कर ढूंढ कर जब लाता हूँ, यानी कि जैसे तैसे करके उसे वो ढूंढ कर लाते हैं तो पाता हूँ, यानी कि देखते हैं अब कागज़ गायब, यानी कि उनके कागज़ जो है वो गायब कर देती हैं। परेशान फिर हो जाता हूँ और लेखक जो है वो इन सभी चीज़ों को देखकर वो परेशान हो जाते हैं कि चंपा ने अब फिर से कागज़ छिपा लिए। तो वो कहते हैं वैसे तो वो लड़की बहुत अच्छी है, फिर भी वो उधम कभी कभी क्या करती हैं, कभी मेरी कलम छिपा देती हैं, तो जैसे तैसे करके उसे ढूंढ कर मैं लाता हूँ तो वह कागज़ छिपा देती है, तो मैं फिर परेशान हो जाता हूँ। और तब चंपा कहती हैं तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? तुम कागज़ों में ही सदैव उलझे रहते हो, यानी कि लिखा करते हो, गोदा करते हो, यानी कि लिखे करते हो। क्या यह काम बहुत अच्छा लगता है आपको? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, यानी कि वो हंस लेते हैं लेखक जो है, कवि उसे उस बात को हंसकर टाल देते हैं। फिर चंपा चुप हो जाती हैं। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हरे घड़े काम सरेगा, यानी कि जब मौका होगा, कुछ तकलीफ होगी, तब ये काम लगेगा। गांधी बाबा की इच्छा है, यानी कि महात्मा गांधी जी की इच्छा है कि सब लोग जो है सब जन पढ़ना लिखना सीखे, यानी कि सभी व्यक्ति जो है वो सब के सभी व्यक्ति लिखना पढ़ना सीख ले। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। वो कहती हैं, लेखक उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे बेटा तुम कुछ पढ़ लो, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो है उनकी इच्छा थी कि मेरे देश के सभी लोग पढ़ना लिखना सीख लें। तो ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो कैसे हमें पढ़ने लिखने के लिए कह सकते हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तब लेखक उसे समझाते हुए कहते हैं, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, यानी कि तुम्हारे ब्याह हो जाएगा, तुम गोने जाओगी, यानी कि गोने, यानी कि जब विवाह के बाद कि जब एक रस्म होती है उसी वक्त दुल्हन जो है अपने पति के घर जाती है, और पति जो है वो गोने के दिन वो अपनी पत्नी को पहली बार अपने घर लाते हैं, उसे गोना कहा जाता है। तो कुछ दिन बालम संग साथ, बालम यानी पति, वो कहते हैं कि कुछ दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, और जब चला जाएगा कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगे? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब उसे समझाते हुए वो कहते हैं कि तुम बड़ी हो जाओगी, बड़ी होने के बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा, विवाह होने के बाद गोना हो जाएगा, गोना हो जाएगा तब तुम्हारे पति जो है कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहेगा, फिर इसके बाद वो कुछ कमाने के लिए कलकत्ता चले जाएंगे। अब वहाँ चले जाएंगे तो तुम कैसे उसको संदेशा भेजोगी, और अगर वो संदेशा देंगे तो तुम कैसे पढ़ पाओगे? इसीलिए अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम खुद पढ़ सकती हो, संदेशा भेज सकती हो, इसीलिए पढ़ना बहुत अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा। अब लेखक को उत्तर देते हुए कहती है कि तुम बड़े झूठे इंसान हो, क्यों वो मुझे छोड़कर कलकत्ता जाएंगे, और हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठ हो जाते हो। वो कहते हैं कि तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतना झूठ बोल सकते हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, और अगर हो भी गया ब्याह तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, मैं कभी भी उनको कलकत्ता जाने नहीं दूंगी, और कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी कलकत्ते पर बजर गिरे, बजर यानी ब्रज, जो ब्रज नामक एक गधा है, तो कहती है कि उस पर वज्र गिरे और कलकत्ता खत्म हो जाए, कभी भी कोई इंसान वहाँ ना जाए। तो बहुत ही भोली लड़की के बारे में यहाँ पे उन्होंने इस पात्र को लेकर यहाँ पे लेखक ने संपूर्ण स्त्री जाति की पढ़ाई जो है उसके बारे में बताते हुए हमें कहा कि स्त्री की पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। अर्थात पूरी काव्य के अंतर्गत वो कहते हैं कि चंपा जो है वो काले अक्षरों को जानती नहीं है, और जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो चुपचाप उसे चुना करती हैं और बड़ा अचरज अनुभवती हैं।
और फिर इसके बाद उसे मन ही मन में लगता है कि इन काले काले चिन्हों से कैसे इस तरीके का स्वर निकलता होगा। चंपा के पिता का नाम सुंदर है, वह एक ग्वाला है, वो गाय भैंस भी रखता है और इसी कारण चंपा जो है वो उस गाय भैंस को चरवाने के लिए लेकर जाती हैं। साथ ही साथ में वो नटखटी भी है, कभी कभी वो उद्यम कर लिया करती है तो लेखक की कलम और सब कागज़ सभी चीज़ें वो छिपा देती हैं। तो लेखक किसी न कैसे तर्क करके उसे ढूंढ कर लाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो लेखक को कहती है कि तुम सारे पूरा दिन कागज़ ही गोदा करते हो, यानी कि लिखा करते हो, क्या ये सब लिखना करना अच्छी बात है? तब वो हंसकर उस बात को टाल देते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुम भी कुछ पढ़ लिख लो। और उन्होंने समझाते हुए वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की भी इच्छा यही थी कि मेरे देश के सभी इंसान पढ़ना लिखना सीख लें और तुम भी इस तरीके से इसको समझने का प्रयास करो और तुम भी पढ़ लो। तब वो कहती हैं कि महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े इंसान थे, वो कैसे हमें पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तब उसे और बड़े उदाहरण के साथ उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, फिर गोना होगा, गोना होने के बाद तुम्हारा पति कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहेगा और फिर वह कलकत्ता चले जाएंगे। और जब वो कलकत्ता चले जाएंगे तो उनके साथ तुम वार्तालाप कैसे करोगी, क्योंकि वो कलकत्ता में रहकर अगर वो संदेशा भी देगा तो तुम संदेशे का जवाब कैसे दे पाओगी, उसे पढ़ कैसे पाओगी। अगर तुमने पढ़ लिया तो उसको खुद पढ़ पाओगी और खुद उसका जवाब भी कर पाओगी। और फिर वो कहते हैं, लेखक को बताते हुए कहते हैं कि तुम तो बड़े झूठ हो, पढ़े लिखे इंसान इस तरीके के झूठ कैसे हो सकते हैं, और मैं भी तो ब्याह ही नहीं करना चाहती हूँ, और अगर हो भी गया ब्याह तो मैं मेरे बालम को सदैव के लिए मेरे साथ ही रखूँगी, मैं उसे कभी भी जाने नहीं दूँगी। और वो कलकत्ता जो है उस पर वज्र गिर जाए मगर मेरे पति मेरे साथ ही रहेंगे। आइए दोस्तों अब उसके विकल्प देख लेते हैं कि चंपा अपने बालम को कहाँ रखना चाहती है। अभी हमने देखा कलकत्ता में, अपने संग साथ में, प्रदेश में, विदेश में, तो उसका आंसर है ख, अपने संग साथ में। चंपा लेखक की कौन सी चीज़ छिपा देती हैं, तो वो कलम छिपा देती हैं। सब जन पढ़ना लिखना सीखे ऐसी इच्छा किसकी थी, यानी कि किसकी है, तो वो हमारे महात्मा गांधी जी की ही थी। तो यहाँ पे उत्तर होगा गांधी जी की। गाँव के विवाहित युवक कलकत्ता क्यों जाते थे, तो घूमने के लिए, पढ़ने के लिए या कमाने के लिए, तो वहाँ पे वो कमाने के लिए जाते थे। कवि चंपा को क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसे वह पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। चंपा, अब एक एक वाक्य के उत्तर भी हम देख लेते हैं कि चंपा कवि के पास किस समय जाती हैं, तो चंपा कवि के पास उसी समय जाती हैं कि जब लेखक पढ़ने लिखने के लिए बैठते हैं। चंपा चौपाइयों को लेकर क्या करने जाती है, तो चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करवाने के लिए लेकर जाती है। और चंपा जो है वो कहती क्या, कहाँ पर ब्रज गिरने की बात करती है, तो वो कलकत्ता में ब्रज गिरने की बात वो करती है, यानी कि क्योंकि सभी लोग जो है शादी करने के बाद कलकत्ता चले जाते हैं, तो इसीलिए वो ऐसा सोचती है कि मेरे पति मेरे पास ही रहे और कलकत्ता ना जाए। ठीक है दोस्तों, अब अगले गद्य का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।